नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन एंड डेली लाइफ के यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक इंदौलिया आपका स्वागत करता हूं और आज हम जो इस्चेमिक हार्ट डिसीज का पार्ट सेकंड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस्चेमिक हार्ट डिसीज पार्ट फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, उसके बाद अपन ने देखा कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। तो उसका जो अगला उसका जो पार्ट है उसमें अपन देखने को मिलता है कि फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक किस तरीके से होता है। तो आज हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज के पार्ट सेकंड में स्पेशली हार्ट अटैक यानी कि MI जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज पार्ट सेकंड में ही पूरी हो जाए। लेकिन फिर भी अगर क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि डिटेल्स में चल रहे हैं तो हो सकता है इसका पार्ट थर्ड भी देखने को मिल सकता है ना। कोशिश करेंगे इसी में कंप्लीट हो जाए, लेकिन कई बार क्या है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो उस हिसाब से फिर है ना उसको ब्रेक कर करके पार्ट में बढ़ाना पड़ता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। ठीक है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज के बारे में अपन ने जान लिया था कि किस तरीके से अथेरोस्क्लेरोसिस जो कि कोरोनरी आर्टरी थी उसमें क्या अथेरोमा बन रहा था, अथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा था। फिर किसी कारणवश अथेरोस्क्लेरोसिस रप्चर हो जाता है, उसमें थ्रोम्बस बन जाते हैं। तो वो थ्रोम्बस जा करके अपनी जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है उसकी किसी भी ब्रांच में जाकर, हो सकता है उसकी मेन ब्रांच में चले जाए, हो सकता है उसकी मेन ब्रांच में जाकर उसकी सब ब्रांच में जा करके जो है ऑक्लूजन करेगा, जाके वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। उससे उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावट आ रही थी और उस वजह से क्या देखने को मिल रहा है, अपना हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। तो समटाइम्स ये जो मेन ब्रांच है उसमें भी हो सकता है, तो उससे तो आदमी का क्या है कि कंप्लीट हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है ये एंटीरियर वॉल में देखने को मिलता है। जो इसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसमें मोस्ट ऑफ द उसमें देखने को मिलता है। तो उस वजह से जो एंटीरियर वॉल MI है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए फिर देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो अपन देख रहे हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज और उसमें अपन बात कर रहे हैं हार्ट अटैक यानी कि MI। तो बेसिकली हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक जो अपन ने देखा एंजाइना पेक्टोरिस में केवल पेन देखने को मिल रहा था, नेक्रोसिस था यहाँ। उससे ये उसकी क्या है ऐसे बोल सकते हैं कि ये सीवियर फॉर्म ऑफ इस्चेमिया, मतलब इस्चेमिया काफ़ी सीवियर हो जाता है, उससे आगे नेक्रोसिस देखने को मिलता है और ये परमानेंट डैमेज कर देता है कार्डियक सेल्स में। तो उस कंडीशन को अपन जो है हार्ट अटैक बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हार्ट अटैक है मोस्ट ऑफ द ये देखने को मिलता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसमें जो ब्लॉकेज वो देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। यूँ तो किसी भी ब्रांच में जो है ब्लॉक हो सकता है। और जो हार्ट अटैक है ना ये कंप्लीट ब्लॉक है। इससे क्या होगा, कंप्लीट ब्लॉक होने से उसी जिस पर्टिकुलर एरिया में ब्लॉक हो रहा है, जिस ब्रांच की सब ब्रांच में ब्लॉक हो रहा है उसका कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके आगे की ब्लड सप्लाई वो ये कम्प्लीटली रोकता है। तो इसमें क्या है कि सीवियर इस्चेमिक फॉर्म हो गई। इसमें मोस्ट ऑफ द इसमें एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में देखने को मिलता है। लेफ्ट में जो अभी जो आर्टरी है ना एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये अपन क्या करता है, ये अपन जो लेफ्ट उसका एंटीरियर पार्ट है ना उसको ब्लड सप्लाई करता है। तो ये है ना ये मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड एंटीरियर वॉल MI मोस्टली देखने को मिलता है ना, क्योंकि ये जहाँ रुकावट आ रही तो उस हिस्से से आगे की तो ब्लड सप्लाई में रुकावट आ रही। तो ये मोस्ट ऑफ द है ना जो लेफ्ट साइड का एंटीरियर वॉल में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई रुकी जिस हिस्से में, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जैसे हमने बात किया कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ये देखने को मिला, तो इससे उस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुकी। तो जो उससे आगे के पार्ट की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उन
सेल्स में ब्लड सप्लाई रुकने से वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई। कम्प्लीटली डैमेज होने से वहाँ कम्प्लीटली स्कार फॉर्मेशन हो गया। कम्प्लीटली स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है उस पार्ट में, और वो पार्ट बिल्कुल जो है वर्क करना बंद कर देगा। जो भी मायोकार्डियम का जो फंक्शन है ना, उस हिस्से का पार्ट बिल्कुल फंक्शन करना बंद कर देगा। और ये इसका कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं कि कितने पार्ट में एमआई आएगा, इस कितने पार्ट को डैमेज करेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कंप्लीट एमआई देखने को मिले, हो सकता है किसी स्पेशल ब्रांच में देखने को मिलता है। समटाइम्स कभी कभार कुछ लोग जैसे फर्स्ट हार्ट अटैक में ही वो उनका डेथ हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि थॉमस कितना बड़ा था, किस हिस्से में जाके थॉमस ने रुकावट डाली है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक का डेफिनेशन हो गया एक तरह से, है ना। हार्ट अटैक क्या है इस तरीके से देखने को मिल रहा था। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी अपने फर्स्ट पार्ट में देखी नहीं थी, वही सेम है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो मेन कॉज होता है हार्ट अटैक का, जो कॉज की अगर हम बात करें, इसका जो मेन कॉज होता है इसका थॉमस। उसमें जैसे अपन ने बात की अथेरोमा बना था, अथेरोमा बनने के बाद अथेरोमा जैसे बना था, या तो अथेरोमा किसी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि उसमें क्या स्टेबल एंजाइना देखने को मिल रहा था, मतलब कि जो अथेरोमा था वो स्टेबल था, तो उस वजह से वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी, उस वजह से पेन देखने को मिल रहा था एंजाइना में। लेकिन अगर किसी कारण बस ये अथेरोमा में कोई भी डिस्ट्रप्शन हो गया, कोई भी डिस्ट्रक्शन हो गया, तो डिस्ट्रक्शन जो पार्टिकल्स हैं वो आगे जाके जिस ब्रांच में ब्लॉक करेंगे, उस ब्रांच में अपने को जो है हार्ट अटैक यानी कि एमआई देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है, जो मेन कॉज है उसका थॉमस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा समटाइम्स उधर क्या होता है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है। समटाइम्स प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है देखने को मिल जाता है। समटाइम्स प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। तो थॉमस क्या है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन का ही जो अगला फॉर्म है वो थॉमस के रूप में देखने को मिलता है ना। लेकिन समटाइम्स क्या थॉमस ना बन करके जो प्लेटलेट का ही एग्रीगेशन होता है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी जो उसका कोरोनरी आर्टरी के जो भी एंडोमेट्रियम है ना, उसको बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम एंडोथीलियल इंजुरी। अगर उसकी जो एंडोथीलियल लेयर है, उसकी मतलब जो कि कोरोनरी आर्टरी की जो लेयर है, इंटीमा जो लेयर है, उसमें किसी भी वजह से अगर इंजरी देखने को मिलती है, तो उस वजह से भी वहाँ पर रुकावट होगी, थॉमस बनेगा, जो भी पार्टिकल्स है वो एमआई कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम्स जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं अदर कंडीशंस में, जैसे कि पॉलीसाइथीमिया भी जो है एमआई कॉज कर सकता है। क्योंकि पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, इम्मेच्योर आरबीसी देखने को मिलती है, आरबीसी बनती है। इम्मेच्योर आरबीसी भी क्या करती है, ऑक्लूजन बना देती हैं और थॉमस फॉर्म कर सकती हैं, रुकावट कर सकती है। जैसा कि कई कंडीशन में, जैसे कोई लॉन्ग टाइम तक कोई भी हाइपोक्सिया देखने को मिलती है, या फिर कोई भी है ना चेन स्मोकर्स हैं उनमें देखने को मिल सकता है, या फिर है ना, या फिर सीवियर एनीमिया में भी देखने को मिल सकता है। सीवियर एनीमिया में भी देखने को जो है मिल सकता है एमआई कंडीशन। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ अदर कॉजेज भी इसलिए हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन कॉज थॉमस होता है। जबकि एंजाइना का जो मेन कॉज था वो अथेरोमा देखने को मिल रहा था। ठीक है, अथेरोमा और थॉमस में आपको अगर समझ में आ गया होगा, है ना। अथेरोमा के वहाँ कोई स्टेबल जो उसका ऑक्लूजन हो रहा था, वो वहाँ तक तो हम अथेरोमा बोल रहे, लेकिन उसमें कोई डिस्ट्रप्शन हुआ तो वो फिर थॉमस कॉज कर सकता है, थॉमस बन सकता है। तो ये इसके क्या है, कॉजेज के बाद है ना, अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी तो वो सेम होगी, अपन ने देख ली है ना फर्स्ट पार्ट में। अब आती है बात इसके टाइप्स की बात आती है ना। हार्ट अटैक की टाइप्स की बात करें ना, तो बेस्ड ऑन द ईसीजी है ना।
ईसीजी के बेस पर अपन जब हार्ट अटैक को देखते हैं, उसकी ईसीजी देखते हैं, उसका ईसीजी का पैटर्न देखते हैं, तो अपन को 2 पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से अपन जो हार्ट अटैक को ईसीजी के बेस पर जो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। टाइप में डिवाइड करने पर अपन देखते हैं कि जो जैसे एसटी सेगमेंट में चेंजेस देखने को मिलता है। तो उसमें क्या बोलते हैं अपन, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, और इधर अदर हैंड अपन देखने को मिल सकता है नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई। मतलब कि एसटी सेगमेंट का, जैसे एसटी सेगमेंट का अगर एलिवेशन देखने को मिलता है तो उसे अपन बोल देते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, और अगर देखने को नहीं मिल रहा तो उसको अपन बोल देते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। तो इसका क्या होता है दोस्तों, जो एसटी सेगमेंट होता है ना, वो एलिवेटेड एमआई देखने को मिलता है ड्यू टू थॉमस की वजह से अगर रुकावट है तो एसटी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलता है। और अगर समटाइम्स क्या होता है, ओनली प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, अगर प्लेटलेट का ही एग्रीगेशन हुआ तो उसकी वजह से नॉन एसटी सेगमेंट जो है एमआई देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चलो मैं इसका यही है ना मैनेजमेंट देख लेते हैं, उस हिसाब से इसका मैनेजमेंट आगे हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में मैनेजमेंट के बारे में। उस तरह से इसका मैनेजमेंट भी 2 तरह का देखने को मिल जाता है ना। अगर थ्रोम्बोसिस की वजह से मतलब एसटी एलिवेटर की अपन क्या है ईसीजी के बेस पर, मतलब जब जैसे अपन डायग्नोस करते हैं ना, उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट फॉलो देखने को मिलता है। जो भी ट्रीटमेंट है उसको अपन डायग्नोस के समय ही जो है उसका प्लानिंग कर लेते हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट देना। तो अगर एसटी सेगमेंट एमआई एलिवेटेड एमआई देखने को मिल रहा है, उसमें थ्रोम्बोसिस की वजह से वो हो रहा है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और यहाँ अपन केवल एंटीप्लेटलेट दे सकते हैं, तो यहाँ क्या दे सकते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि अपन बात करें एस्पिरिन। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे अपन उसका मैनेजमेंट का पहुँचेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। और हो सकता है कि केवल मैनेजमेंट में अलग से भी सेपरेट जो है पार्ट्स थर्ड के रूप में भी देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा वीडियो कितना लंबा हो रहा है ना, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक में अपन को देखने को मिल गया स्टेप्टोकाइनेस, ठीक है। और भी ड्रग्स हैं आगे डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसका जो टाइप है ना, वो 2 तरीके से ये देखने को मिल सकता है। की बात कर ली, टाइप की बात कर ली, है ना। अब देखने को मिलता है कि इसके मतलब क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आपको इसकी क्लिनिकल फीचर्स मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, सबसे पहले क्या निकल जाता है, वो पेन तो होगा, जो एंजाइना होता है ना, पेन भी होगा। और एंजाइना से जो काफ़ी है ना सीवियर पेन देखने को मिलता है ना। सबसे पहले निकल जाता है पेन, ये पेन काफ़ी सीवियर होता है, काफ़ी सीवियर and comparison to angina pectoris। angina pectoris में क्या हो रहा था कि जैसे ही अपन एंटीजी ले रहे थे ना, पेन रिलीफ हो रहा था, एंटीजी लेने से पेन रिलीफ हो रहा था। नहीं हो रहा था तो 5 मिनट बाद फिर से रिपीट कर रहे थे, एंटीजी से भी नहीं हो रहा तो फिर से रिपीट कर रहे थे। लेकिन जब 3 बार रिपीट करने के बाद भी जब पेन कम नहीं हो रहा था, तो उस कंडीशन में अपन सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये एमआई कॉज हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या काफ़ी सीवियर पेन देखने को मिलता है। अगर मैं कहूँगा मोर देन 10 मिनट है ना, 10 मिनट या फिर 15 मिनट भी बोल सकते हैं, मतलब 10 मिनट पर ही अपन लगभग सस्पेक्ट कर लेते हैं कि एमआई है। क्योंकि अगर एंजाइना पेक्टोरिस था तो वो ज़्यादातर तो फर्स्ट टैबलेट में ही उसका जो है रिड्यूस हो जाता है पेन, ठीक है ना। तो इसका ये पेन है, और ये वही मतलब पेन की पार्टी लगभग सेम ही रहेंगे, बस सीवियर फॉर्म में रहेगा। मतलब कि ये भी रेडिएट हो सकता है ना, रेडिएट पेन है ना, रेडिएट हो सकता है। अपन है ना लेफ्ट जो एंड नेक, लेफ्ट ये भी काफ़ी रेडिएट पेन हो सकता है। काफ़ी साथ में ना नाइफ
भी पेन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सबसे इसका जो फीचर है वो पेन देखने को मिल सकता है इसमें। इसके अलावा पेन के साथ साथ इसमें कुछ और फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्योंकि हार्ट अटैक में बेसिकली हार्ट अटैक का मतलब ये है कि जिस पार्ट में हार्ट अटैक आया ना उस पार्ट के मायोकार्डियम में अपना फंक्शन है ना वो लॉस कर दिया। उस पार्ट का मायोकार्डियम फंक्शन लॉस हो जाने की वजह से अगर वो शॉक में जा सकता है, पेशेंट क्या शॉक में जा सकता है, जो कि अपन इसका कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तो शॉक में जाएगा, है ना। और अगर काफ़ी सीवियर काफ़ी बड़े एरिया में अटैक आया है तो उससे क्या है जो पर्सन है कम्प्लीटली शॉक में चला जाता है। तो उस हिसाब से जब शॉक में जाएगा, मायोकार्डियम फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो है ना इसमें जो अगला फीचर्स देखने को मिल जाएगा हाइपोटेंशन देखने को मिल जाएगा ड्यू टू शॉक, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हाइपोटेंशन ना होकर हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन कब देखने को मिला, अगर हार्ट अटैक का कॉज सब कुछ हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया है, अगर हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक है तो उसमें क्या हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे जैसे मतलब कि उधर अथेरोमा था उसकी वजह से समटाइम्स हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन होने से वो रप्चर हो गया, तो उसका जो अल्टीमेटली कॉज था तो हाइपरटेंशन की वजह से थॉमस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है अभी देखो हार्ट अटैक में क्या हार्ट अटैक में क्या हो रहा है कि ये परफ्यूजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो भी परफ्यूजन नहीं कर पा रहा है क्योंकि मायोकार्डियम फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो परफ्यूजन नहीं कर पा रहा है तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो उससे अगर इसमें अगर देखें तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेल अपनी न्यूरॉन है, तो उसमें क्या हो सकता है इस वजह से कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, इस तरीके से फीचर्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ पेशेंट काफ़ी एनर्जी रहेगा, काफ़ी अप्रहेंसिव फीलिंग्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होता है। जब अपन डायग्नोस में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन है। पेशेंट की सिर्फ हिस्ट्री लेने से है ना अपन बता सकते हैं कि इसको MI है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन है, काफ़ी उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना उससे ही काफ़ी हद तक डिसाइड हो जाता है कि पेशेंट का डायग्नोस क्या बन सकता है। तो इस तरीके से ये उसके कुछ मेन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा चूँकि अभी शॉक में जा रहा है तो शॉक की वजह से जितने भी शॉक के सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, शॉक में जा रहा है, इसके साथ साथ इसमें जो मायोकार्डियम सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से उसमें जो है अपन टैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। मतलब सारे के सारे जो शॉक के सिम्टम्स हैं ना, सारे के सारे शॉक के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे, जितने भी शॉक के सिम्टम्स हैं। आगे के लेक्चर्स में मैं शॉक के बारे में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। ये शॉक के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। डिस्लेमिया, इसका जो है डिस्लेमिया से रिलेटेड इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो तो देखने को मिलेंगे, जैसे नौजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, है ना, कफ देखने को मिल सकते हैं और डिफिकल्टी ब्रीथिंग भी देखने को इसमें जो है मिल सकती है। इसके क्योंकि इसमें क्या हो रहा है जैसे उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो पेरिफेरल पे जो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, उस वजह से जो स्किन है वो भी काफ़ी काम इसकी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स के बाद अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे हम पेशेंट आता है, पेशेंट अपने पास आएगा, पेशेंट बताता है कि मेरे इस तरीके से चेस्ट में जो है पेन देखने को मिलता है, और उस पेन से उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसके जो पेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स से काफ़ी हद तक ये डायग्नोस कर पाते हैं कि ये सस्पेक्ट हो रहा है पेन से सस्पेक्ट हो रहा है कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ये पेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होता है। और इससे क्या होता है, पेशेंट का टोटली जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना बिल्कुल फेस काला पड़ जाता है, बिल्कुल नो एक्सप्रेशन
काफ़ी सीवियर फॉर्म में पेन होता है, तो समटाइम्स वी कैन डायग्नोस विद द हेल्प ऑफ पेन रिलेटेड जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे काफ़ी हद तक जो है डायग्नोस हो जाता है। फिर भी जो इसका जो मैथ डायग्नोस है डायग्नोस के तौर पर अपन जो है ECG करवाते हैं, और ECG में क्या देखने को मिलता है, ST सेगमेंट एलिवेट देखने को मिल सकता है। समटाइम्स नॉन ST एलिवेटेड भी MI होती है, तो वो दोनों तरह की MI जो है इसमें देखने को मिल जाती हैं। और इसमें जो ST सेगमेंट के साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो अपना क्यू वेव है ना, अपना जो क्यू वेव है, अपना जो क्यू वेव है ना, क्यू, और ये अपना ST सेगमेंट, ये तो एलिवेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, दोनों के बीच में थॉमस की वजह से तो होगा, नहीं तो अदरवाइज रिलेटेड एप्लीकेशन की वजह से नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें क्यू वेव में भी डिस्टर्बेंस इसमें देखने को मिल जाता है, इस तरह से हम डायग्नोस कर पाते हैं इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट भी और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है देखने को मिल सकते हैं इसमें। जैसे कि इसमें अपन क्या है कि अपन जैसे सपोज करो कि अगर है ना ये थॉमस है, तो उस वजह से अपन इसको मेडिकल मैनेजमेंट से भी ट्रीट करेंगे। लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं होने के बाद नहीं होता है, तो अपन सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो जब चूँकि सर्जरी करवानी है, तो सर्जरी से पहले इसमें कुछ और इन्वेस्टिगेशन कराने भी ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी सर्जरी हो तो उससे पहले ना हम PTI NR एंड APTT तो कराते हैं, क्योंकि अपन को उसका देखना पड़ेगा, उसका जो ब्लीडिंग टाइम है और उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन सर्जरी भी कैथ लैब के लिए भी इस पेशेंट को ले जा सकते हैं, सर्जरी भी इसमें देखने को मिलेगी आगे, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ अदर इन्वेस्टिगेशन भी अपन करवा लेना चाहिए, जैसे RFT है ना, RBS, ठीक है, RBS है ना, LFT है ना, इस तरीके से ये भी अदर जो है इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ है ना एक मेन इन्वेस्टिगेशन है ना, मेन और रह गया मेन इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले अपने ECG करवा ली और अपने फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लिए, ये तो अदर टेस्ट हैं, है ना, ये तो अदर्स में हैं, ठीक है, अदर्स में। लेकिन इसमें एक मेन टेस्ट है ना, वो है कार्डियक मार्कर, जो डिसाइड करता है कि अपन हार्ट अटैक हुआ है या सिर्फ एंजाइना है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया आपको कि एंजाइना पेक्टोरिस था, उसमें अपन ने क्या किया था, ECG से डिसाइड किया कि एस्चेमिया है या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अपन जैसे ECG करा रहे थे, उसके साथ साथ जो है अपन और उसके कार्डियक मार्कर भी दिखा रहे थे, चेक करवा रहे थे, क्योंकि ये हम सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि इसको एंजाइना ही हुआ है, ठीक है, इस भरोसे अपन नहीं रह सकते है ना, इसको वो भी कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं कब जो प्री इन्फेक्टिव एंजाइना था वो कब इन्फेक्शन में बदल सकता है, ठीक है ना, अनस्टेबल एंजाइना कभी भी बदल सकता है। तो उस हिसाब से अपने को कार्डियक मार्कर भी साथ ही साथ करा देते हैं। तो इसमें जो एक इसका डायग्नोसिस में आता है कार्डियक मार्कर जो होते हैं ना, वो अपन जो इसकी मायोकार्डियम है उससे रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो कार्डियक मार्कर बात करते हैं, तो अपन के सामने 4 तरह के मैंने कार्डियक मार्कर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन, ठीक है, नेक्स्ट है CK, नेक्स्ट है प्रोटोनिन, डिहाइड्रेशनेस। मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो कि मायोकार्डियम जो लेयर है उसमें देखने को मिलती है। ये प्रोटीन क्या देती है, इसके बारे में जानकारी देती है। जैसे ही हार्ट अटैक आया, जैसे ही इसके मायोकार्डियम में कोई डैमेज देखने को मिलता है, तो ये प्रोटीन रिलीज होता है। और ये प्रोटीन है ना, सबसे पहले है ना, सबसे पहले ये प्रोटीन जो है रिलीज देखने को मिलता है, मतलब फ्यू आवर्स है ना, विदिन फ्यू आवर्स में देखने को मिलता है ना, विदिन फ्यू आवर्स में देखने को मिल सकता है। और ये टोटली 24 घंटे, मतलब 7 से चलो एक टेबल बना के देख लेते हैं, है ना, टेबल बना देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से। मतलब कि ये वैन अराइज है ना, वैन अराइज मतलब ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, वैन अराइज, ठीक है।
फॉल डाउन होता है ना, इंक्रीज या फिर लेवल फॉल डाउन फॉल डाउन है ना। जब सबसे पहले जो देखने को मिलता है ना वो माइल्ड विदिन फ्यू आवर्स है ना, फ्यू आवर्स मतलब 1 से 2 घंटे में सबसे पहले माइग्रेन देखने को मिलता है, जो कि अपना 7 से 8 आवर्स में पीक पर होता है और लगभग है ना 24 आवर्स में क्या होता है रिजॉल्व हो जाता है। जैसी होता है कि ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होती है ना, ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होते ही ये रिजॉल्व हो जाता है। तो ये क्या अर्ली फेज में देखने को मिलता है, लेकिन ये इतना पॉपुलर इतना कंफर्मेटिव जो है नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है तब तक जो पेशेंट है ना, पेशेंट को मुझे तब तक ये हो सकता है रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना अच्छा मार्कर नहीं है। अगला है CKMB क्रिएटिनिन काइनेज। ये क्या है, एक तरह से ये एक एंजाइम है ना। जैसे अपन ने देखा कि मायोग्लोबिन प्रोटीन है, टोक्सिन भी प्रोटीन है, उस तरीके से ये एक एंजाइम देखने को मिलता है ना। एंजाइम होता है, और ये क्या होता है, ये भी अपना जो है 3 to 4 आवर्स में अराइज हो जाता है। और ये लगभग है ना, लगभग ये जो है 24 आवर्स में पीक पर होता है, 24 आवर्स में पीक पर होता है। और ये लगभग है ना 2 वीक्स तक इसका लेवल रहता है ना। इसके बाद है ट्रोपोनिन भी लगभग है ना 3 से 4 या ऐसे लगभग 4 से 5 आवर्स में है ना, मतलब कि CKMB के बाद में देखने को मिलता है ट्रोपोनिन, और ये भी लगभग 24 आवर्स तक ये पीक पर रहता है और लगभग है ना 48 से 72 आवर्स में ये रिजॉल्व हो जाता है। लास्ट है LDH का लेवल भी है ना, LDH का लेवल है वो लगभग 30 से देना है, ऐसे समझ लो लगभग 48 to 72 आवर्स में ये जो है अराइज होता है। और इसका जो पीक लेवल होता है, पीक लेवल लगभग 4 से 6 दिन 4 से 6 डेज पर हो सकता है। और ये जो है अपने को लेट्स तक है ना, लेट्स तक देखने को मिलता है। और ये जो लेट्स तक देखने को मिलता है मतलब ये 2 वीक्स तक देखने को मिल सकता है ये। और अपना जो CKMB ये लगभग उतना ही रहता है ना, ये उतना ही रहेगा लगभग 72 आवर्स। ये ऐसा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से वेरी कर सकता है, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले डिसाइड करें, क्योंकि इसे डिसाइड करते हैं कि MI कब आया था। जैसे मायोग्लोबिन से डिसाइड कर सकते हैं, अगर इसका लेवल देखने में तो वी कैन डिसाइड जो MI है वो MI ज़्यादा मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी जस्ट MI आया है। और अगर है ना ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन से भी कैन डिसाइड है ना। और अगर लास्ट में ये सारे नहीं है, LDH भी है, तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि काफ़ी दिन पहले का जो है MI देखने को मिला था। तो इस तरीके से ये इसका 4 वजह से इसके जो है टारगेट मार्कर देखने को मिलते हैं। अब इन टारगेट मार्कर्स की अगर हम बात करें तो सबसे इसमें है ना जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन इसमें क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है ट्रोपोनिन, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव होता है। और इसमें 3 देखने को मिल सकते हैं, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C। लेकिन जो ट्रोपोनिन I होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द देखने को देखते हैं अपन है ना। और ये ट्रोपोनिन क्या था, मोस्ट सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है ना। और अगर ट्रोपोनिन के बाद अपन देखें ना तो CKMB होता है ना, ये सेकंड मोस्ट सेंसिटिव है ना, सेकंड मोस्ट सेंसिटिव आफ्टर ट्रोपोनिन है ना। ट्रोपोनिन के बाद देखेंगे तो CKMB जो होता है वो सेकंड मोस्ट सेंसिटिव मार्कर देखने को मिलता है। और जो LDH है ना, ये लीस्ट है, इसका इतना इम्पोर्टेंस अपन नहीं देते हैं LDH का। लेकिन LDH में क्या होता है कि LDH 2 तरह से हो सकता है, LDH फर्स्ट, LDH सेकंड, ठीक है। तो अपन इसका रेशियो देखते हैं, जब इनका रेशियो है अगर लेस देन 1 है तो अपन बोल देते हैं नॉर्मल। और अगर इसका रेशियो मोर देन 1 है तो अपन कह सकते हैं कि MI है, इसमें MI आया, मतलब इस चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से वी कैन डिसाइड कि हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है और कब आया है। तो उस हिसाब से ये जो है अपन
डायग्नोस करने में कार्डियक मार्कर्स का मेन रोल होता है। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ अपन प्रोपोनिन आई देखते हैं उसमें, और प्रोपोनिन आई देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलता है। उसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसको जैसे ही अपन स्ट्रिप पे डालते हैं तो उस तरीके से इसका कोई ऐसा फिक्स वैल्यू फिक्स लेवल नहीं होता। बस इसमें अपन देखते हैं कि उसमें जो है रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उस हिसाब से इसको देखकर उसमें डिसाइड करते हैं। ये इसके कुछ डायग्नोसिस थे, ठीक है। अब बात आती है हार्ट अटैक की मैनेजमेंट की बात आती है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन को एक चीज़ है ना समझनी होती है कि हार्ट अटैक है तो उसमें बेसिकली हुआ क्या है कि जो हार्ट का फंक्शन है वो अल्टर हुआ है, मायोकार्डियम फंक्शन नहीं कर पा रही है, परफ्यूजन जो है नहीं हो पा रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो बॉडी को ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी की बढ़ रही है रेगुलर, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसका जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो उतनी नहीं हो पा रही क्योंकि मायोकार्डियम डैमेज है, हार्ट अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले जो इसमें है ना अपन को देखेंगे तो अपने को सबसे पहले ना उसका ऑक्सीजन डिमांड पूरी करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंट है ना। बाकी के इसमें मैनेजमेंट है ना वो प्रायोरिटी वाइज सेट होते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसमें मैनेजमेंट के तौर पर देखने मिलता है ऑक्सीजन की, उसको ऑक्सीजन का जो डिमांड है ना उसको कम किया जाए या उसको सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अपने को इसमें क्या करना है मैनेजमेंट, और सबसे पहले अपन इसमें जो है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी और जो हाउलर पोजीशन दे सकते हैं इसको, हाउलर पोजीशन दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें ड्रग्स दे सकते हैं। ड्रग्स में जब ड्रग की बात करते हैं ना सबसे पहले जो निकल के आता है ड्रग में ना वो निकल के आता है इसमें इसका ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि एस्पिरिन, एंटी प्लेटलेट ड्रग देखने को मिलता है, जैसे कि एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन और एंटी प्लेटलेट। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसमें अपन जो है दे सकते हैं एस्पिरिन क्या करता है, ये एंटी प्लेटलेटिक ड्रग है, उसके प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है उसको रोककर फर्दर उसको थॉमस बनने से ये रोकता है, थॉमस नहीं बनने देता एस्पिरिन, ठीक है। तो एस्पिरिन देते हैं, एस्पिरिन देते समय अपने को कुछ है ना कुछ ध्यान रखना है उसका, है ना। एस्पिरिन देते टाइम इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं उनके बारे में अपने को जो है ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसके साइड इफेक्ट के ऊपर अपने को पेनाल्टिस देखने को मिलता है ना। और इसमें क्या ब्लीडिंग की भी रिस्क होती है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसका जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं कुछ, इसमें एस्पिरिन डॉक्टर देखने को मिली। इसके साथ साथ इसमें जो अगला ड्रग्स देखने को मिलेगा वो है थ्रोम्बोलाइटिस का क्या करते हैं, अगर इसका जो कॉज है ना वो अब थॉमस है तो उसमें थ्रोम्बोलाइटिस कर देते हैं, जो कि थॉमस के फॉर्मेशन को रोकता है, प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करके उसको फर्दर उसको थॉमस फॉर्मेशन से रोकता है। तो इसमें अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज है ना, एल्टीप्लेज, ठीक है। इस तरीके से ड्रग्स देखने को मिलती हैं और भी ड्रग होती हैं इस कैटेगरी की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपन देखते हैं जो स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज अपन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका सेकंड ड्रग्स मैनेजमेंट हो सकता है। इसलिए अपन देखें तो अपन इसमें एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वारफारिन इसमें अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा इसमें कुछ और ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें अपन को क्या देखने को मिल रहा था, इसमें अपन को हाइपरटेंशन भी देखने को मिल रहा था। तो उस हिसाब से जो है अपन इसमें क्या देख सकते हैं, कैल्शियम चैनल
ब्लॉकर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, CCTV भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, अदर डिफरेंट एप्लीकेशन इसमें अपन जो है यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये तरीका जो उसका ब्लड है ना, इंजेक्शन और उसमें जो है उसको उसमें जो ब्लड है ना, ब्लड के फ्लो को ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा अपन जो है इसमें बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, CCTV भी दे सकते हैं। तो ये इसका क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के तौर पर ड्रग्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो इसमें एक सबसे मेन टेक्निकल क्या आती है, क्योंकि अपना जो मैनेजमेंट का जो पर्पस देख रहे थे कि या तो भाई आप ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दो या उसकी डिमांड को कम कर दो। सप्लाई को बढ़ाने के लिए तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी डिमांड को कम करने के लिए जो मेन ड्रग है ना, वो निकल के आती है मॉर्फिन, यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं ऑपियोइड्स, एनाल्जेसिक्स बोले, क्योंकि मॉर्फिन है ना वो एनाल्जेसिक का भी काम करती है। इसमें क्या है, मॉर्फिन जो मेनली अपन यूज करते हैं, इसमें और भी हो सकती है, मॉर्फिन है, ट्रामाडोल्स है, ये भी हो सकती है। लेकिन इसमें काफ़ी सीवियर पेन देखने को मिल रहा था, तो उसमें अपन जो है मॉर्फिन का यूज करते हैं। मॉर्फिन क्या करती है, CNS को सप्रेस करती है, CNS को सप्रेस करके फर्दर इसकी जो डिमांड है, ऑटो डिमांड है, उस डिमांड को क्या करती है, कम करती है। ऑटो डिमांड को कम करके इसको जो है शांत कराती है, और उससे क्या होगा, डिमांड को डिक्रीज हुआ, उधर से अपने इसकी सप्लाई को भी इम्प्रूव करने के लिए अपने मैनेजमेंट किया। और इस तरीके से अपन जो है हार्ट अटैक का मैनेजमेंट करते हैं। इसका अगर अपन देखें ना, तो इसका अपन सीक्वेंस देखें, जो मोस्ट ऑफ द ड्रग मतलब मैंने जो ड्रग यूज करनी ही करनी है, तो उससे अपन एक न्यूमोनिक से देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है, मोना मतलब सबसे, जैसे कि अपन मॉर्फिन एंटीजी भी इसमें अपन देते हैं, एंटीजी का भी इसमें रोल है, ठीक है। एंटीजी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है, इस तरीके से एंटीजी वर्क करते हैं, ठीक है। और ये इसमें एंटी ठीक है, ये टेक्स्ट इसमें देखने को मिल सकती है, मोना, और अपन इसको समटाइम्स इसमें क्या बोल देते हैं, सॉन्ग। ये क्या निमोनिक्स हैं याद रखने के लिए। इसमें क्या है, S4 स्ट्रेप्टो, ओके। इस तरीके से टेक्स्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ और टेक्स्ट इसमें अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसका जो एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर तो अपन यही टेक्स्ट देखने को मिलती है। और इसके अलावा बाद में अपन डिस्चार्ज के टाइम पर इसको कुछ ड्रग्स है ना, वो एडवाइस कर देते हैं, उनमें जैसे एंटी लिपिडिक ड्रग्स है ना, स्टेटन्स है ना, वो देखने को मिल सकती है। और एस्पिरिन है, वो तो कंटिन्यूस में चलेगी, क्योंकि फर्दर जो है क्योंकि ये क्या रिस्क पर रहता है, पेशेंट पे रिस्क पर रहता है, थॉमस बनने की रिस्क पर है। उसमें एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन है ना, और जैसे पेट्रोलवास्टिटिन है ना, इस तरीके से ये क्या तो उसमें कंटिन्यूस एडवाइस नहीं करती है। इस तरीके से इसका ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मैं इसका एक पार्ट और बना लूँगा। एक पार्ट में अपन जितने भी ड्रग्स हैं ना, उन ड्रग्स के बारे में कम्प्लीटली, जैसे कि अपन ने देखा था एंटीकोगुलेंट ड्रग्स थी, है ना, एंटेरिन, वारफारिन, और इस तरीके से जितने भी ड्रग्स हैं ना, उस ड्रग्स के लिए मैं अलग से सेपरेट इसके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, है ना, ड्रग्स का। तो उसमें काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे कि ड्रग्स के बारे में, उनका डोजेज है ना, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं ना, क्या प्रिकॉशंस अपने को रखते हैं वो, क्योंकि उसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। ये वीडियो भी लंबा नहीं रहेगा, उसमें काफ़ी सेपरेट रहेगा, तो वो आसानी से चीज़ें जो है समझ में अपने को आएंगी। ये इसका क्या था, मेडिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। इसके अलावा अपन देखेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। सर्जरी है, सर्जरी के साथ साथ अपने को नर्सिंग रोल क्या क्या एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपने को क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। जब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो जब मेडिकल मैनेजमेंट से कोई रिलीफ नहीं आया, आपने मॉर्फिन लगा दिया, है ना, अपने उसका थर्मोलाइटिक्स दे दिया, है ना। थर्मोलाइटिक्स का भी एक जैसे टाइम है कि ये शुरुआत के 2 से 4 आवर्स के बीच में अगर लग जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, बाद में जो थर्मस को विड्रॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना।
अपने एस्पिरिन लगाई, वो सब लगाया, उसके बाद भी अपने को रिजल्ट नहीं मिला, आउटकम अच्छा नहीं मिला, तो अपन क्या सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो अपने को एक नाम निकल के आता है कैथ लैब निकल के आता है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी एज वेल एज एंजियोप्लास्टी, ये एज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज ट्रीटमेंट के तौर पर अपन इसको काम में लेते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपन कैथेटर इंसर्शन करते हैं। कैथेटर ऑलमोस्ट अंदर ही कैथेटर है, फीमोरल वेन से होकर के कैथेटर इसमें इंसर्ट कराया जाता है। और उससे क्या देखा जाता है, एंजियोग्राफी से उसका देखा जाता है लोकेशन, थॉमस का लोकेशन देखा जाता है कि किस जगह पे जो है थॉमस देखने को मिलता है, और उसका कितना देखने को मिलता है, उस हिसाब से अपन इसके लिए एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी करने के बाद अपन उसके साथ साथ एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। एंजियोप्लास्टी के तौर पर जो भी थॉमस है उस थॉमस को रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्व करने के बाद उस थॉमस को रिजॉल्व करने के बाद जो ब्लड वेसल्स है उसमें थॉमस का अपने उस थॉमस को रिजॉल्व किया। थॉमस को रिजॉल्व करने के बाद जब इसकी जो वॉल है ना, इसकी एंडोथेलियल है, जो इंटीमा लेयर है, उसमें इंजरी हुई, तो उस वजह से अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन स्टेंट भी डाल देते हैं। तो इसमें अपन जो है टारगेट स्टेंट भी डाल देते हैं, जिससे उसका क्या होता है, उसको प्रिवेंट करता है, नैरोइंग उसके कॉन्स्ट्रिक्शन को ये प्रिवेंट करता है। तो इसमें इस तरीके से सर्जरी देखने को मिलती है। और इस सर्जरी में है ना, ये सर्जरी में कुछ अपने जो नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग लॉस होते हैं, उनको काफ़ी रिमेंबर रखना होता है अपने को। तो अगर अपने से जो है नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, जैसे अपन कैथलेमेंट में है ना, कैथलेमेंट में जाने के बाद अपन ने क्या किया, इसका जो है एंजियोग्राफी की है ना, उसके एंजियोप्लास्टी की। तो इसमें क्या होता है कि कैथेटर है, अपने को कैथेटर साइड है उसकी केयर के बारे में अपने को जो डिसीज से ध्यान रखना होता है, उस जगह पर अपने को ऑब्जर्वेशन रखना होता है कि हाँ थॉमस फॉर्म तो नहीं हो गया, और ब्लीडिंग तो नहीं है। ब्लीडिंग के लिए अपने को काफ़ी ऑब्जर्वेशन रखना होता है। इसके लिए अपन को इमीडिएट जो है वहाँ पर डिस्टल पल्स या अपन बोले एडल पल्स को जो है ऑब्जर्व करना होता है। एडल पल्स का काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर थॉमस फॉर्म हो गया तो है ना, आगे के पार्ट में जो है ब्लड सप्लाई नहीं होगी और ब्लीडिंग के भी चांसेस रहते हैं। तो इसका हमें काफ़ी विशेष ध्यान रखना होता है। और इसको हमेशा पेशेंट को हमेशा 24 आवर्स तक जो है अपने को सुपाइन पोजीशन में, अपने को फ्लैट पोजीशन में रखना होता है। और लगभग अपन है ना 15 डिग्री तक, लगभग 15 डिग्री तक जो है अपन 15 डिग्री तक जो है अपन उसका एलिवेट रख सकते हैं हेड को, है ना, 15 डिग्री तक हेड ऑफ द बेड अपन जो है राइज अपन कर सकते हैं। ये इसमें कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अपने को सर्जरी में ध्यान रखनी होती है, स्पेशल है ना, स्पेशली। और उसके अलावा कुछ और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अपन क्या करना, उसको भी पोजीशंस लेनी है ना, उसका अपन को ना उसमें जो भी टैक्स हैं उन टैक्स में भी कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं अगला जो इसका पार्ट लेके आऊँगा टैक्स के ऊपर, उसमें मैं जैसे अपन टैक्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कौन सी टैक्स में अपने को इस चीज़ का जो है स्पेशल ध्यान रखना है और क्या क्या प्रिकॉशंस अपने को लेने हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। और हार्ट अटैक में अपने को जो मेन फोकस है ना, सिर्फ इस बात का रखना है, इसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाए और इसका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाए, उनमें बैलेंस लेके आना है। क्योंकि इसका मेजर कंसर्न यही है कि वो जो मायोकार्डियम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाने की वजह से उसकी जो सप्लाई है वो अच्छी नहीं है, और उस वजह से अपने को जो सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगले पार्ट में इसका जो भी ड्रग्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ड्रग्स के साथ साथ अपन देखेंगे क्या क्या अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं ड्रग्स में। ये है अभी से बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। हार्ट अटैक से कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ना, जब मसल डैमेज हुई, मसल्स में
नेक्रोसिस हुआ, नेक्रोसिस होने से उसका फंक्शंस लॉस हुए। सबसे पहले ना जो निकल के आता है ना लॉस कॉमन वो है डिसरिथमिया, कार्डियक डिसरिथमिया, मतलब कि डिसरिथमिया देखने को मिलेगा सबसे पहले। इसके अलावा है ना शॉक देखने को मिल सकता है, फंक्शन नहीं हो पा रहा है, उसका परफ्यूजन कम हो रहा है, उसका डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें शॉक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस भी इसमें देखने को मिल जाता है, पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। तो हर अटैक में अपन एंटीबायोटिक्स का भी रोल रहता है, एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं साथ साथ, ताकि सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है ये। बाकी मैंडेट्स की मैंने बताई थी, पेरिकार्डाइटिस भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके से इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन के तौर पर इसमें जो है आपको डिसरिथमिया देखने को मिलता है। तो ये जो रही बात हार्ट अटैक की, इस तरीके से हार्ट अटैक हुआ। अपन ने देखा इस्केमिक हार्ट डिसीज में, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन देखा था, इसका सेकंड पार्ट था। इस तरीके से इस्केमिक हार्ट डिसीज को अपन समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर आपके हिसाब से कुछ है ना और ऐड करना हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।